हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने चैप्टर इन्वायरमेंट कर रहे थे और इन्वायरमेंट में जो लास्ट टॉपिक हमने जहाँ से छोड़ा था वो था कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है ना, व्हाट इज़ कैरिंग कैपेसिटी? लेट्स रिवाइज वंस अगेन। व्हेन रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ जनरेशन, इट सिंपली मीन्स that if have resources of this much of level, as we have studied earlier, resource extraction should remain below and the generation of resource is somewhere like this। अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं और इन रिसोर्सेज का हम जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो एक्सट्रैक्शन अगर हम इसके बराबर का करें, ठीक है, तो ये होता है इसकी पूरी कैरिंग कैपेसिटी से एक्स्ट्रा इसका यूज़ करना। साथ ही साथ हमें रिसोर्स को सिर्फ एक्सट्रैक्ट ही नहीं करना है, हमें रिसोर्स को जनरेट भी करना है। जितना हम एक्सट्रैक्शन कर पा रहे हैं अगर हम उससे कुछ एक्स्ट्रा जनरेशन कर पा रहे हैं, ये होती है हमारी कैरिंग कैपेसिटी। अगर ये कैरिंग कैपेसिटी मीन्स व्हाट? कैरिंग कैपेसिटी मीन्स दैट द जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज इज मच हायर देन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें हमारा जो एक्सट्रैक्शन है वो रिसोर्सेज के जनरेशन से हमेशा कम रहे, ये होती है हमारी कैरिंग कैपेसिटी। और अगर कभी कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टू नहीं होता तब कैरिंग कैपेसिटी के डिफ़ॉल्ट का जो रिज़ल्ट होता है वो होता है इन्वायरमेंटल क्राइसिस। यानी कि जब हम कभी रिसोर्सेज का इतना यूज़ करें और उनका जनरेशन हम ना करें। सपोज़ करें हम रिसोर्सेज का इतना यूज़ कर रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज को जो जनरेट कर पा रहे हैं वो हम उससे कम कर पा रहे हैं, तो इस समय हमारे पास जो डिफरेंस निकल के आएगा वो डिफरेंस हमारा होगा क्या? इन्वायरमेंटल क्राइसिस। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। ये एक और पॉइंट को लिए हुए हैं कैरिंग कैपेसिटी, that how much waste we are creating that must be absorbed by the environment। लेकिन अगर हम इतना वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे जो कि इन्वायरमेंट की कैपेसिटी से ज़्यादा है तो ये कंडीशन भी हमारे लिए इन्वायरमेंटल क्राइसिस को लेकर आएगी। इन्वायरमेंटल जब क्राइसिस होगा तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस को ही आज हमें डिटेल में पढ़ना है। तो पहले है कुछ रीजंस है, रीजंस फॉर इन्वायरमेंटल क्राइसिस। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि क्यों हमारे आसपास में इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है? द वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ वेरी कॉमन दैट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और हमें इस पॉपुलेशन को रिकवर करने के लिए, इस पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं नेचर का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा कर रहे हैं। एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है रॉ मटेरियल की जो खपत है, जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत इंक्रीज़ आया है और उसके इंक्रीज़ के लिए ही हम जो है नेचर से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज टू आर फुलफिल आर बेसिक एंड आर पर्सनल नीड्स। रिसोर्सेज से भी हम लगातार जो है एक्सट्रैक्शन करते हुए रहे हैं ऑफ मैनी रिसोर्सेज। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ है कि इस एक्सट्रैक्शन का कि हमारे कई सारे जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज हमारे आज ख़त्म होने की कगार पर आ गए हैं। कई मिनरल्स हमारे पास बहुत कम बचे हैं, ठीक है। और जब हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी हो जाती है तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो फाइनल प्रोडक्ट हम उस क्वालिटी, उस स्टैंडर्ड का नहीं बना सकते। जब रिसोर्सेज का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, तो रिसोर्सेज की कमी के चलते जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है वो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड भी हमारा डाउन हो जाता है। एक और रीज़न है दैट एयर एंड वाटर पोल्यूशन जो आजकल हो रहा है उसकी वजह से भी रिसोर्सेज में कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल क्राइसिस जनरेट हुआ है। एंड वन इज़ द ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेक्शन। नाउ लेट्स सी दीज पॉइंट इंडिविजुअली। रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस मीन जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है उसका क्या रिजल्ट रहा है हमारे लिए। देन वन इज़ द हाई नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे हमें पता है कि जब हम किसी एक चीज़ को पाना चाहते हैं, एक चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, तो जिस चीज़ को हम छोड़ते हैं वो छोड़ने वाली चीज़ की जो कॉस्ट हमें आती है
नॉर्मली अगर हम 5000 की कोई जॉब पर हैं या 5000 का प्रोडक्शन करते हैं और 6000 का प्रोडक्शन करने के लिए जो 5000 को हम छोड़ रहे हैं, ये हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी नेगेटिव में आने लगी है, यानी कि इसको पाने के लिए जो चीज़ हमें छोड़नी पड़ रही है वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा कीमती है। ये एक सिंपल मीनिंग है अपॉर्चुनिटी, नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रही है कि जो चीज़ें हमें छोड़नी पड़ रही है उससे क्या नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, हमारी जो पूरा इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ बढ़ता जा रहा है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो चीज़ हम छोड़ रहे हैं, अगर हम उसमें अपने इन्वायरमेंट और अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट है। वन इज़ द रिवर्सल ऑफ डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप। देखिए पास्ट में क्या था, पास्ट में ये था, पहले क्या होता था कि डिमांड कम होती थी और सप्लाई ज़्यादा होती थी क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी थे। लेकिन अब हमारी इच्छाएं हमारी इतनी बढ़ गई हैं कि अब हमारी डिमांड तो ज़्यादा है मगर सप्लाई हमारी कम है। तो डिमांड सप्लाई का जो रिलेशन है वो उल्टा हो गया है। उल्टा क्यों हो गया है? बिकॉज द रेट ऑफ रीजनरेशन, जो रिसोर्सेज हमें दोबारा से चाहिए, हमें रीजनरेट करने चाहिए। जैसे मैंने आपको टॉपिक की शुरुआत में बताया था, रिसोर्सेज का यूज़ इतना है लेकिन हमें रिसोर्सेज को जनरेट इतना करना पड़ेगा। जब हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो इन रिसोर्सेज की जनरेट हम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हमारी सप्लाई कम हो गई है। ठीक है। वन मोर पॉइंट इज ग्लोबल वार्मिंग। ना व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? और याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग का अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एक नॉर्मल टॉपिक है हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ। देखिए ग्लोबल वार्मिंग इज सिंपली द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। जब हमारी पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है जब वो बढ़ने लगता है तो हम उसे, इस फिनोमिना को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या रीज़न है? दैट इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2। ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे इम्पोर्टेंट जो गैस आती है वो है हमारी CO2। बर्निंग ऑफ CO2 क्यों बढ़ रही है? बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रीज में जो कोल और पेट्रोल प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा है उसकी वजह से इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज देयर इज मोर डिफॉरेस्टेशन इन ऑन आवर अर्थ। ठीक है। और जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस वेस्ट में से जो मीथेन गैस निकलती है वो भी इसका एक रीज़न है। वेल व्हाट आर द इफेक्ट? इससे इफेक्ट क्या होगा? इससे इफेक्ट ये होगा कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो जल्दी पिघलने लग जाएंगे, जो सी लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोस्टल फ्लडिंग, यानी कि जो हमारे तटीय इलाके हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, उनमें फ्लड आने शुरू हो जाएंगे। हरिकेन, टोर्नेडो आने स्टार्ट हो जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और कई सारी ट्रॉपिकल डिजीज़ेज, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो कई सारी ट्रॉपिकल डिजीज़ेज भी देखने को मिलती है। और कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जो इसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, जैसे कि एग्जांपल है फर सील का। तो एक पॉइंट है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, नेक्स्ट वन इज ओजोन डिप्लेक्शन। ओजोन डिप्लेक्शन सिंपल मीन्स कि अर्थ के चारों तरफ जो एक उसकी सुरक्षा की जो लेयर है जिसे हम ओजोन लेयर बोलते हैं, उस ओजोन लेयर में गिरावट हो रही है, उसकी क्वालिटी भी कम होती जा रही है और वो थिनर होती जा रही है। इसका क्या रीज़न है? रीज़न है द यूज़ ऑफ CFC। और CFC कहाँ से ज़्यादा निकलती है? CFC निकलती है जो हमारे कूलेंट होते हैं उनमें से, यानी हमारे रेफ्रिजरेटर्स और ख़ासकर AC में से। जितना इनका यूज़ होगा उतनी CFC ज़्यादा निकलेगी, और जितनी CFC ज़्यादा निकलेगी इन्वायरमेंट में उतनी ओजोन डिप्लेक्शन कम होता चला जाएगा। कुछ और भी यूजेस होते हैं जैसे कि एरोजोल और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो फायर एक्सटिंग्विशर होती है, हालांकि उसमें भी कार्बन CO2 ही मेन गैस होती है, लेकिन कुछ केमिकल जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं उनमें भी इस गैसेस का यूज़ होता है। इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं? कई सारी बीमारियां जैसे कि स्किन कैंसर। जो पानी के जो जीव हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव इसका पड़ता है। ठीक है। टेरेस्टेरियल प्लांट और कई सारे जो पौधों की प्रजाति हैं उनके ऊपर भी इनका ओजोन डिप्लेक्शन का बुरा असर पड़ता है। तो देखिए ये जो टॉपिक था हमारा, इस टॉपिक को हमने कैसे लिखना है मीनिंग के साथ साथ में कोशिश की है उसके रीज़न और इफ़ेक्ट और एक ज़्यादा वाइड एंगल आपको प्रोवाइड कराने की। ठीक है। आप इससे नोट्स बनाइएगा। ठीक।
ठीक है, जो डाउट होंगी आप वह पूछिएगा।